बड़े नेता अक्सर दो सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे ही एक बड़े नेता ने दो सीट से चुनाव लड़ा। साल था 1999। नेताजी दोनों सीटों से सांसद हुए, लेकिन एक सीट छोड़नी होती है, सो इस्तीफा दिया और अपने बेटे को वहां से उम्मीदवार बना दिया। सभा हुई, पार्टी के बड़े बड़े नेता मंच पर बैठे थे। नेताजी बोले, अपना बेटा देकर जा रहा हूं, इसे नेता बना देना। लेकिन बेटा अभी नेता बना न था, बोलने में कच्चा था। एक पर्ची लेकर मंच पर चढ़ा, जिस पर मंच पर मौजूद नेताओं के नाम लिखे थे। मंच पर मौजूद नेताओं का नाम लिया, उन्हें धन्यवाद कहा, लोगों से वोट देने की अपील की और वापस आकर बैठ गया। नौजवान अभी नेता तैयार न हुआ था, अभी कुशल वक्ता न हुआ था, पहला ही चुनाव था, तो कुछ ज्यादा बोल न पाया। आखिर में पार्टी के एक सीनियर नेता उठे और उन्होंने नारा दिया, कन्नौज वालों, टीपू को सुल्तान बना देना। ये सीट थी कन्नौज की और साल था 2000। करीब 24 साल का समय बीत चुका है। एक बार फिर से वही कन्नौज है जहां से टीपू न केवल सांसद निर्वाचित हुआ है, बल्कि सुल्तान भी हो चुका है। लोकसभा में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जो साल 2000 में हुए उपचुनाव में पहली बार कन्नौज से जीतकर संसद पहुंचे थे। उन्हें टीपू के नाम से भी जाना जाता है और तब आजम खान ने कन्नौज की जनता से टीपू को सुल्तान बनाने की अपील की थी। करीब 2.5 दशक बाद समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया है, उसने हर किसी को चौंका दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पीडीए वाली रणनीति ने बड़े बड़े दिग्गजों को धाराशायी कर दिया। सारे एग्जिट पोल, सारे सर्वे, सारे दावे फेल हो गए। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे कुशल रणनीतिकार बनकर उभरे हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। 62 सीटों पर चुनाव लड़ 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये समाजवादी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सांसद लोकसभा में बैठेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत का ही असर है कि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा बहुमत से 32 सीट पीछे रह गई। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा ने इस चुनाव में ये खेल कैसे किया, ये समझने के लिए देखिए इस वीडियो को। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान हुआ था। इस बार जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, वहीं बीजेपी ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था। सपा ने 37 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने 33, कांग्रेस ने 6, आरएलडी ने 2, अपना दल सोनेलाल ने 1 और 1 सीट आजाद समाज पार्टी कांसीराम ने जीती। नगीना सीट से चंद्रशेखर जहां से चुनाव लड़ रहे थे। इस तरीके से ये कह सकते हैं कि एनडीए के हिस्से में 36 सीटें आई हैं और 43 सीटें जो हैं वो आई हैं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हिस्से में। अब अगर हम बात करें अखिलेश यादव की रणनीति की, तो हमें लोकसभा चुनाव के पहले उस नारे की ओर ध्यान देना होगा जो अखिलेश यादव ने दिया था, पीडीए का, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और समय समय पर अखिलेश यादव इसको ए को अगड़ा, कभी और तमाम चीजों से लगातार बदलते रहते। तो इस बार समाजवादी पार्टी का जोर एमवाई की बजाय, यानी मुसलमान और यादव की बजाय, यादव की पार्टी होने की बजाय पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की पार्टी बताने पर ज्यादा जोर था। अखिलेश यादव ने ज्यादा से ज्यादा दलित उम्मीदवार उतारे और नॉन यादव ओबीसी पर दांव लगाया। कुर्मी और निषाद और पाल उम्मीदवारों को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया। यादव जो जिन 5 यादव उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, वो अखिलेश यादव के परिवार से ही आते थे। इसके अलावा केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवार अखिलेश यादव ने उतारे। बाकी के सभी सीटों पर अगर हम बात करें तो 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने दलित उम्मीदवार उतारे, 29 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारे और 4 सीटों पर ही मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। मेरठ और अयोध्या की ऐसी सीटें थी जो सामान्य सीट थी, जहां से समाजवादी पार्टी ने दलित समाज से आने वाले उम्मीदवारों को उतारा, जिसमें से अयोध्या जो फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद को चुनाव में जीत भी मिली है, जबकि अरुण गोविल के खिलाफ मेरठ से सुनीता वर्मा जो थी वो बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हारी हैं। 10,000 वोटों का केवल मार्जिन रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने जो ओबीसी वोट बैंक माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी तगड़ा सेंध लगाया है। निषाद वोट बैंक जो है उसको भी डैमेज किया है समाजवादी पार्टी ने। जो पप्पू निषाद जीते हैं संत कबीर नगर से, उन्होंने जो संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद हैं, जो निषाद पार्टी के नेता हैं, योगी सरकार मंत्री भी हैं, वो
चुनाव जीतते आ रहे थे। 2019 में चुनाव जीते थे संत कबीर नगर से, उनको हराया है पप्पू निषाद ने। इसके अलावा राम भुआल निषाद ने हराया है मेनका गांधी को सुल्तानपुर सीट से। तो निषाद वोट बैंक, इसके अलावा रमेश बिंद को मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था। तो निषाद वोटर्स को साधने की अखिलेश यादव की रणनीति काफी हद तक कामयाब हुई। इसके अलावा कुर्मी वोट, जो बीजेपी का नॉन यादव सबसे बड़ा वोट बैंक कहा जाता है, जो बीजेपी के पास जा रहा था लगातार उत्तर प्रदेश में, कुर्मी वोट, उसमें समाजवादी पार्टी ने सेंध लगाई है। 7 सांसद कुर्मी समाज से आने वाले समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। इसके अलावा अगर हम दलित समाज से आने वाले सांसदों की बात करें तो 11 सांसद जीते हैं। इसके अलावा 5 यादव सांसद जीते हैं, मुस्लिम 4 हैं, ठाकुर 3 हैं, 1 ब्राह्मण सांसद बलिया से सनातन पांडे जीते हैं, 1 भूमिहार राजीव राय घोसी से जीते हैं, जाट 1 सांसद हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर से चुनाव जीते हैं। इसके अलावा मौर्य शाक्य कुशवाहा से 3 सांसद जीते हैं और 1 राजभर सांसद जीते हैं। तो ये नॉन यादव ओबीसी जो है उससे बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे और इसका सीधा सीधा फायदा होता हुआ अखिलेश यादव को दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में जो कुर्मी वोटर है वो उनके साथ आए, जो दलित वोटर है वो उनके साथ आए, जो बसपा से छिटके हुए थे वो सारा वोट बैंक जो है इंडिया के हिस्से आया और इसका फायदा होता हुआ सीधे सीधे दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के ऊपर जो टैग लगता था कि वो केवल एमवाई की पार्टी है, मुस्लिम यादव की पार्टी है, उससे उस टैग को भी काफी हद तक हटाने में इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को सफलता मिली है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पीडीए की जो रणनीति थी समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, उसने काफी हद तक सफलता दिलाई है इन चुनाव में। अब अगले अगर रणनीति की हम बात करें तो जो संविधान और आरक्षण पर जोर दिया अखिलेश यादव ने, अगर हम आप अखिलेश यादव की रैलियों को एक देखेंगे, जो भी उन्होंने प्रचार किया, रोड शो किया, और जो पूरा प्रचार आधारित था समाजवादी पार्टी का, वो मोटे मोटे तौर पर संविधान बचाने की लड़ाई। हर रैली में अखिलेश यादव अपनी ये बात दोहराते थे, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करते थे उसमें सब वो ये बात कहते थे कि ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, आरक्षण बचाने की लड़ाई है। जो मंच लगते थे, आप अगर रैलियों को देखेंगे तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था कि ये साइकिल को वोट दीजिए और आरक्षण को बचाइए, साइकिल को वोट दीजिए, संविधान को बचाइए, इस तरह की बात लगातार लिखी रहती थी। और अखिलेश यादव अपने भाषणों में भी इस बात पर लगातार जोर देते थे कि अगर भाजपा फिर से जीत कर आई, और 400 पार जो नारा दिया है उसका कई भाजपा नेताओं ने भी ये भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया कि अगर भाजपा को 400 पार की सीटें चाहिए क्योंकि उन्हें संविधान में बदलाव करना है। इस मुद्दे को विपक्ष ने बहुत मजबूती के साथ उठाया और अखिलेश यादव ने भी खूब जोर शोर से इसका प्रचार किया कि अगर बीजेपी 400 पार पाती है तो वो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। अखिलेश यादव के हर रैली में अगर आप देखेंगे तो इस बात का जिक्र वो जरूर करते थे कि बीजेपी वाले 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे हैं ताकि वो संविधान में बदलाव कर सके। वो ये कहते थे कि 2024 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है और यही वजह है कि ये मैसेजिंग जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जो ग्राउंड पर जो दलित समुदाय है खासतौर पर और नॉन यादव ओबीसी है उसने भी समाजवादी पार्टी के साथ एकजुटता दिखाई कि कहीं ऐसा ना हो कि जो 400 पार अगर आता है और संविधान में बदलाव करते हैं तो उसका हमें नुकसान हो सकता है। तो ये 400 पार का जो नारा था इसने बीजेपी को बैकफायर किया और इसको अखिलेश यादव ने खूब जोर शोर से भुनाया भी। और तीसरी बात करेंगे हम जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट रही अखिलेश यादव की, जिसने उन्हें इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दिलाई। उन्होंने सबका स्वागत किया, जो भी समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहता था सबको स्वागत किया। एक एक सीट पर जो व्यक्ति चुनाव को प्रभावित कर सकता था उसको मैनेज किया। अगर हम बात करें भदोही सीट की, जहां से समाजवादी पार्टी ने ललितेश त्रिपाठी को सपोर्ट किया जिन्हें टीएमसी से उम्मीदवार बनाया। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो टीएमसी का कोई वैसा जनाधार नहीं है, लेकिन उन्होंने बुलाया। इसके अलावा कुंडा के जो विधायक है राजा भैया, जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया को उन्होंने वो अपने साथ लाने में सफल रहे और इसका असर कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दोनों सीटों पर देखने को मिला। राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच के रिश्ते कैसे रहे हैं इस पर हमें बताने की जरूरत नहीं है। काफी तल्खी भरी रही है, हालांकि अखिलेश यादव सरकार में मंत्री भी रहे थे राजा भैया, लेकिन अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच दूरियां काफी बढ़ गई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के करीब आते हैं राजा भैया। वो खुले तौर पर तो ये कहते हैं कि सबको हम किसी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो जनसत्ता दल के कार्यकर्ता थे वो लगातार इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को चुनाव जिताने में जोर शोर से मेहनत करते हैं, उनका
प्रचार करते हैं। इसी तरीके से आजम खान को लेकर जब आजम खान की नाराजगी सामने आई तो उन्होंने तुरंत एसटी हसन का टिकट काट दिया। मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दिया जो आजम खान की करीबी मानी जाती है। इसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर में वापस लाए। बाबू सिंह कुशवाहा मौर्य कुशवाहा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे। लैगफेड घोटाले में उनका नाम आया जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मायावती की सरकार थी, मायावती ने अपने आवाज से उन्हें गिरफ्तार कराया था। उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा की राजनीति कहीं न कहीं किनारे लगती दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और उसी के तरह वो चुनाव लड़ते थे। बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली लेकिन वो नुकसान कर जाते थे कई बार। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद मौर्य और कुशवाहा जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को अपने पाले में किया। जौनपुर से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तमाम दावों और तमाम मेहनत के बावजूद जौनपुर की सीट समाजवादी पार्टी जीतने में सफल रही। बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से चुने गए। इसके अलावा अगर हम बात करें सुल्तानपुर सीट की तो जहां से मेनका गांधी चुनाव हारी हैं वहां पे प्रभावी नेता माने जाते हैं सोनू सिंह और उनके भाई मोनू सिंह। पिछले अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें तो बसपा सपा गठबंधन से केवल 12-13 हजार का मार्जिन था जिससे मेनका गांधी जीती थी और सोनू सिंह हारे थे। सोनू सिंह इस बार तटस्थ थे, किसी का समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन वोटिंग से 3-4 दिन पहले ही वो समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं। अखिलेश यादव के साथ उनको नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं संतोष पांडे वो उनको लेकर जाते हैं। सोनू सिंह को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाते हैं और फिर उसके बाद जो सुल्तानपुर से नतीजे आते हैं वो हम सबको पता ही है। मेनका गांधी चुनाव हार गई। रामभुआल निषाद सुल्तानपुर से सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आजमगढ़ सीट की तो वहां से गुड्डू जमाली को अपने पास लेकर आए अखिलेश यादव। एमएलसी बनाया उन्हें। गुड्डू जमाली 1,66,000 वोट पाकर पिछला उपचुनाव तीसरे स्थान पर रहे थे और धर्मेंद्र यादव केवल 8,000 वोटों के मार्जिन से चुनाव हार गए थे। तो ये अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव की जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी, जो अलग अलग सीटों पर एक सीटों पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन फैक्टर हमारे साथ आ सकता है, किसके दूर जाने से नुकसान हो सकता है, किसके पास आने से फायदा हो सकता है और उनको अलग अलग तरीकों से मैनेज किया, सबको अपने साथ लेकर आए। अगर हम बात करें बदायूं लोकसभा सीट की तो वहां से सलीम सिरवानी को भी अपने साथ लेकर आए। सलीम सिरवानी काफी नाराज बताए जाते थे और सलीम सिरवानी बदायूं से 5 बार के सांसद भी रह चुके हैं। आदित्य यादव जो सिपाल यादव के बेटे हैं बदायूं से चुनाव लड़ रहे थे और जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब हमने देखा कि सलीम सिरवानी बाकायदे मंच पर भी आए और उन्होंने आदित्य यादव को अपना बेटा बताते हुए उनके लिए वोट भी मांगा। तो एक तरीके से जैसा कि हमने तमाम उदाहरणों के जरिए बताया कि अखिलेश यादव का जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट था 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने भी उनकी जो जीत हुई है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला जो पॉइंट है वो है कांग्रेस को साथ लाना। कांग्रेस को साथ लाने के लिए अखिलेश यादव ने 17 सीटें दे दी। उस उत्तर प्रदेश में जहां पर कांग्रेस पार्टी का केवल 2 विधायक है वहां पर समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी और न केवल 17 सीटें दी बल्कि अपना वोट ट्रांसफर भी किया। यही वजह है कि हमने देखा कि 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। विधानसभा में केवल 2 ही विधायक हैं लेकिन सांसदों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में 6 सांसद हो गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी को साथ लाने के लिए शुरू में हमने देखा भी काफी सीट बंटवारे को लेकर आपस में बयानबाजी भी हुई, इधर उधर की बातें भी हुई, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ने 17 सीटों पर, पहले 11 सीट की बात कही थी उन्होंने, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने इस पर नहीं माना तो कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर हामी नहीं भरी गई, सहमति नहीं दर्ज कराई गई, तो उसके बाद उन्होंने 17 सीटों पर अपनी सहमति दी और 17 सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने चुनाव लड़ा। इसके अलावा अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें, चुनाव में अखिलेश यादव लगातार महंगाई, किसान, रोजगार, अग्निवीर जैसे मुद्दे उठाते नजर आए। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो उत्तर प्रदेश के युवाओं में नाराजगी थी। पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पेपर लीक होता है, फिर उसके बाद जो समीक्षा अधिकारी की भर्ती थी उसका पेपर लीक होता है। इससे युवाओं में काफी नाराजगी थी और इसको अखिलेश यादव ने खूब भुनाया। उन्होंने अपने रैलियों में लगातार इस बात का जिक्र किया कि जो पेपर लीक हुआ है उसको से 1 करोड़ 80 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हर परिवार के 3-3 लोग, 60 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। तो अगर जो ये 1 करोड़ 80 लाख लोग हैं, अगर ये ठान लेते हैं तो सरकार बदल देंगे। इसके अलावा जो छुट्टा जानवरों की समस्या है, किसानों की समस्या है, यूरिया की समस्या है, इन सारे मुद्दों पर, अग्निवीर का मुद्दा लगातार उठाते रहे।
वो ये कहते रहे कि अगर एक बार और सरकार आ गई तो जो पुलिस वाले हैं इनको भी अग्निवीर के जैसे 3-3 साल की नौकरी कर देंगे। तो इस तरीके से जो रोजगार का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, खेती का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे अखिलेश यादव अपनी रैलियों में लगातार उठाते रहे, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में भी मिला है। छठवां पॉइंट की अगर हम बात करें तो परिवार की एकजुटता ने भी अखिलेश यादव को खूब सहारा दिया। इस बार 5 सांसद अखिलेश यादव के परिवार से सफाई से जाएंगे लोकसभा में। आदित्य यादव बदायूं से, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव मैनपुरी से और अखिलेश यादव कुछ कन्नौज से। तो 5 सीटें लोकसभा की हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की तो शिवपाल यादव अलग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब शिवपाल यादव साथ में आए हैं और हमने इसका असर भी देखा कि लगातार अलग अलग सीटों पर उन्होंने भी चुनाव मैनेज किया और उन्होंने प्रचार भी किया। तो परिवार की एकजुटता के भी अखिलेश यादव को फायदा हुआ है। इसके अलावा अखिलेश यादव के अगर हम और जो कारण है उसकी बात करें तो अखिलेश यादव ने इस बार पहले की अपेक्षा साफ सुथरे छवि के जो उम्मीदवार हैं उन पर ज्यादा दांव लगाया। इकरा हसन जो लंदन से पढ़कर आई, पुष्पेंद्र सरोज बाहर से पढ़ के आए, सुप्रीम कोर्ट से जो आई हैं प्रिया सरोज, उनको टिकट दिया। जो तूफानी सरोज के बेटे नए 25-26 साल के उम्मीदवारों पर दाव लगाया। नए उम्मीदवार, साफ छवि के उम्मीदवार और जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने टिकट काटने को से भी कोई संकोच नहीं किया। जहां से कोई भी ये शिकायत आती कि समीकरण इस प्रत्याशी के पक्ष में नहीं है तो वहां पर उन्होंने टिकट काटने से कोई परहेज नहीं किया। हमने मेरठ में देखा किस तरीके से टिकट काटे गए, नोएडा में देखा, मुरादाबाद में देखा, बदायूं में किस तरीके से बदायूं, तो कई सीटों पर इस तरह से आलोचना भी उनकी काफी की लगातार टिकट बदले जा रहे हैं। लेकिन जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, देखते हैं तो समाजवादी पार्टी को इसका काफी फायदा देखने को मिला है, उम्मीदवार जो उन्होंने उतारे। तो ये पूरा अगर हम बात करें एक विश्लेषण की किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की है उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे क्या कारण रहे, तो उसके पीछे हमने जो कारण देखे वो हमने आपको बताए। और आपको क्या लगता है कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके पीछे कौन से कारण महत्वपूर्ण रहे हैं, आप हमें बताइए कमेंट करके। इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।